अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे हम बात करेंगे जनरल फैज़ हमीद का बाकायदा कोर्ट मार्शल का आगाज़ हो चुका है। उन्होंने अपने लिए वकील भी मुकर्रर कर लिया है। वो वकील ब्रिगेडियर वासिफ़ खान नियाज़ी, उनका बैकग्राउंड क्या है, माजी में उन्होंने किस किस फ़ौजी अफसरान के दिफा किया या उनको रिप्रेजेंट किया है कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स में, इस पे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे जस्टिस साकिब निसार और उनके बेटे के घेरा तंग हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आज जो फैसला आया है उसके बाद हुकूमत के पास इनके खिलाफ तहकीकात करने के लिए बाकायदा तौर पे आगाज़ होने जा रहा है। इस पे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इमरान खान को एक बड़ा रिलीफ दिया गया है। 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल तो जारी रखने का कहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये कहा है कि अभी फैसला नहीं सुनाया जा सकता ट्रायल कोर्ट का। इस पे भी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के हवाले से। मैंने अपने पिछले एक हफ्ते के वीलॉग्स में पूरी तफसील से आपको आगाह किया कि जनरल फैज़ हमीद की इंक्वायरी किसने की, इंक्वायरी की फाइंडिंग्स क्या क्या सामने आई हैं, उसमें और कितने लोग मुलव्वस हैं जो इनके सहूलतकार थे। इमरान खान का और जनरल फैज़ हमीद का आपस में ताल्लुक़ क्या है, ये इस्टेब्लिश हो चुका है। 9 मई के हवाले से जनरल फैज़ हमीद, इमरान खान, बुशरा बीबी का क्या रोल रहा, ये भी आपको अपने वीलॉग्स में तफसीलन बताया है। तो ये उसके साथ साथ ये भी बताया कि अब जो जनरल फैज़ हमीद के ये जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होता है उसके 2 प्रोसेसेस मुकम्मल हो चुके हैं। पहला इंक्वायरी वो मुकम्मल हो चुकी, दूसरा जो है वो जो समरी ऑफ एविडेंस है वो भी मुकम्मल हो चुका है। अब बाकायदा तौर पे जब ये इनके ऊपर बहस और दलाइल होंगे, जिरह की जाएगी, तो उसके लिए जनरल फैज़ हमीद को ये जो आर्मी एक्ट है उसके तहत इनके पास ये राइट है कि वो अपने दिफा के लिए किसी को भी वकील मुकर्रर कर सकते हैं। वो चाहे तो सिविलियन हो सकता है, वो चाहे तो आर्मी से भी, आर्मी बैकग्राउंड से भी हो सकता है। तो जनरल फैज़ हमीद के वकील के हवाले से जो नाम सामने आ रहा है ये ब्रिगेडियर वासिफ़ खान का है। अगर ब्रिगेडियर वासिफ़ खान का बैकग्राउंड देखा जाए तो इन्होंने इनका जैक ब्रांच से, आर्मी के जैक ब्रांच से ही ताल्लुक़ है। जज एडवोकेट जनरल जो ब्रांच है आर्मी की, ये इसी तरह के जो लीगल मामलात होते हैं आर्मी के, ये जो ब्रांच है या जो इदारा है आर्मी का, ये उन मामलात को देखता है। ब्रिगेडियर वासिफ़ खान जैक ब्रांच में 9 साल तक ब्रिगेडियर रहे। काफ़ी सीनियर और काफ़ी अब तो उम्र के लिहाज से भी काफ़ी सीनियर हो चुके हैं। इन्होंने माजी का अगर देखा जाए तो किन किन बड़े जो फ़ौजी अफसरान हैं उनका दिफा किया है कोर्ट मार्शल में और इनकी जीत का तनासुब क्या रहा है। तो उसमें मैं आपको 1-2 एग्ज़ाम्पल्स दूंगा। जो बड़ी एग्ज़ाम्पल जिसमें ये इन्होंने अपने जो क्लाइंट से उनका दिफा किया लेकिन दिफा करने में नाकाम रहे, उनको सज़ाएं हुई। पहले नंबर पे जो है वो जनरल जावेद इकबाल। ये आपको याद हो जनरल बाजवा के दौर में कुछ फ़ौजी अफसरान के कोर्ट मार्शल का ऐलान किया गया था और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि ये स्पाइंग करते थे दुश्मन ममालिक के लिए। उनमें जनरल जावेद इकबाल थे, उसमें एक ब्रिगेडियर थे, बाकी कुछ जो दूसरे रैंक्स के अफसरान थे फ़ौज के, उनके खिलाफ जब ये कोर्ट मार्शल हुआ, कुछ और भी इसमें जो मेरी इतलात हैं, ये जो पूरा केस था कोर्ट मार्शल वाला, उसमें और भी कुछ जर्नेल थे, लेकिन वो उनके खिलाफ जो एविडेंसेस थे वो साबित नहीं हो सका उनसे, इसलिए उनको बाइज़्ज़त बरी किया गया था। जनरल जावेद इकबाल को 14 साल की सज़ा दी थी जनरल बाजवा के दौर में। ये सज़ा के बाद उन्होंने अपील भी की थी ट्रिब्यूनल में, वहाँ से भी रिजेक्ट हुआ। फिर जनरल बाजवा के पास ये गई थी जो अपील, जनरल बाजवा ने भी इसको रिजेक्ट किया था। उसके बाद ये फिर सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा चलता रहा। तो ये ब्रिगेडियर वासिफ़ खान ने जनरल जावेद इकबाल का दिफा किया था। ये उनके लॉयर के तौर पे पेश हुए थे, इवन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी पेश हुए थे। इसी तरह ये जो वासिफ़ खान है, इन्होंने जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी वाला केस में भी उनका दिफा किया था। तो ये इनका माजी का बैकग्राउंड देखा जाए तो जो इनके मुवक्किल रहे हैं ये उनका दिफा नहीं कर पाए, उनको सज़ाएँ हुई हैं। बहरहाल ये अब जनरल फैज़ हमीद के हवाले से जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो एविडेंसेस हैं कितनी क्रेडिबल और कितनी ऑथेंटिक हैं, तो उस हवाले से ये देखा जाए तो जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल में फ़ैसले का कोई
जो फैसला होगा उसमें सज़ा के हवाले से भी मैं बता चुका हूँ कि क्या मुतवक्के तौर पे सज़ा हो सकती है। बहरहाल इसमें एक सवाल जो सबसे अहम है वो ये है कि इमरान खान का भी क्या मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा। मैंने कल के अपने वीलॉग में बताया था कि मेरे ज़राए बताते हैं कि बिल्कुल इमरान खान का भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा, और इस हवाले से माजी में ऐसी कई मिसालें हैं कि अगर मिलिट्री अफसरान जिनका कोई कोर्ट मार्शल होता है, इसी तरह आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी का या बाकी एस्पियोनाज का या फिर स्पाइंग के हवाले से हो या इस तरह की जो रिवोल्ट का या बगावत के हवाले से फ़ौज के अंदर, तो उनके अबेटर्स अगर सिविलियंस हों तो उनका भी कोर्ट मार्शल किया जाता है और मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता है। तो इस हवाले से इमरान खान के हवाले से जो मेरी इतलात हैं कि उनके खिलाफ भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा। बहरहाल इस पे मज़ीद जो भी अपडेट और इन्फॉर्मेशन हुई वो आपके साथ शेयर करूँगा। अब बात कर लेते हैं जस्टिस साकिब निसार। ये तो काफ़ी दिनों से मैं भी बता रहा हूँ कि जस्टिस साकिब निसार के ख़िलाफ़ भी घेरा तंग हो रहा है, लेकिन जो मेरी इतलात थी कि जो रिटायर्ड ख़ास तौर पे ये जस्टिस साकिब निसार हैं या इस तरह के जो किरदार थे उनके ख़िलाफ़ बाद में कार्रवाई होगी। जो पहले कुछ सर्विंग लोग हैं उनके हवाले से ये घेरा तंग किया जाएगा और उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो सकती है। आज जो एक नई डेवलपमेंट हुई वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 रुकनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान और उसके साथ जस्टिस नईम अफ़गान ने ये जो ऑडियो लीक्स वाला केस था उसका जो है वो सुनते ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको सस्पेंड कर दिया। हुकूमत गई थी ये अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़, और ये फ़ैसला जो इंक्वायरी कराने के हवाले से था ऑडियो लीक्स की उस हवाले से था। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है इसके दूररस असरात होंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये बड़ा अजीब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बुनियादी शख्सी आज़ादियाँ हैं या जो शहरी आज़ादी के हवाले से एक आइन में प्रोटेक्शन दी हुई है उसको भी मद्देनज़र नहीं रखा और उसके एक फ़ैसला दे दिया कि एजेंसीज़ को इस तरह जो ऑडियो टेप करने का या इस तरह की जो ऑडियो या लोगों के टेलीफोन रिकॉर्ड करने की बाकायदा तौर पे इस फैसले के बाद उनको इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं होगी और इसको कानूनी करार दे दिया है। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि शख्सी आज़ादी या शहरी आज़ादी की आड़ में कोई भी इस तरह के जिस तरह जस्टिस साकिब निसार का बेटा कर रहा है या बाकी जो अपनी डीलिंग्स और ये इस तरह कर रही हैं, तो ये रियासत के पास इस तरह का कोई भी जो वो पहले भी करती आई है कि निगरानी जो हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजिम हों। अब मुलाजमत में ये नहीं होता कि आप जो है वो हाजिर सर्विस हों, रिटायर होने के बाद भी, क्योंकि आप पेंशन ले रहे हैं, आप आवाम के टैक्स के पैसे से जो है वो पेंशन ले रहे हैं, तो उसकी अगर कोई इस तरह की सर्वेलेंस सरकारी अफसरान या उसकी की जाती है तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, जहाँ तक अगर कोई प्राइवेट सिटीज़न कोई इस तरह का हवाले से कोई उसकी सर्वेलेंस की जाए तो उसके लिए बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट का 1996 का जो फैसला है उसमें एक पूरा प्रोसीजर लेट डाउन किया गया था कि किस तरह हुकूमत ने अगर कोई सर्वेलेंस पर्पस के लिए टेलीफोन जो है वो रिकॉर्ड करने हैं या टेप करने हैं तो उसके लिए पहले या तो कोई कानून लाया जाए, और जब तक कानून नहीं आता तब तक जो है वो हुकूमत अदालत से बाकायदा एक प्रायर अप्रूवल लेगी। उसके बाद किसी की जो सर्वेलेंस के मकसद के लिए उसका टेलीफोन रिकॉर्ड किया जाएगा। तो उसका तोड़ हुकूमत ने कोई कानून तो अभी तक नहीं लाए, लेकिन उसका तोड़ जो किया गया वो ये किया गया कि इन्होंने 2 मुख्तलिफ कर दिए, NTC कर दिया नेशनल टेली कम्युनिकेशन, और उसके साथ साथ जो PTCL तो ओवरऑल जो पाकिस्तान के लिए। NTC जो है ये आपके इल्म में होगा कि जितने भी सरकारी नंबर्स होते हैं वो 92 से शुरू होते हैं। ये एक हुकूमत ने डिस्टिंग्विश कर लिया कि ये सरकारी नंबर है, और सरकारी जो भी हुकूमत पाकिस्तान का या सर्विस ऑफ पाकिस्तान का में होता है के अंडर आता है उसकी सर्वेलेंस की जा सकती है। उसके वो जो शहरी हकूक़ हैं ख़ास तौर पे इस हवाले से वो नहीं होते आइन के मुताबिक भी, तो उसकी सर्वेलेंस के लिए ये हुकूमत ने एक बाकायदा निज़ाम लाया था। ये जो टेलीफोन एक अलहदा से टेलीफोन एक्सचेंज क्रिएट की गई थी, तमाम सरकारी जो ओहदेदार और मुलाजमीन होते हैं उनकी सर्वेलेंस हुकूमत कर सकती है। बहरहाल इस पे जो हुकूमत ने
اب یہ ایک وہ کیا ہے، اس فیصلے سے بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ جسٹس ثاقب نثار اور ان کا بیٹا، خاص طور پہ جو ان کی آڈیو سامنے آئی جس میں وہ تقاضا کر رہے ہیں یا بتا رہے ہیں کہ جو پارٹی کا ٹکٹ ہے پی ٹی آئی کا، اس کے لیے کتنے کروڑ روپے لگیں گے کینڈیڈیٹ کے حوالے سے جو ڈسکس ہو رہا ہے، تو یہ ایک سپریم کورٹ کے جو جج ہیں اس کا بیٹا اگر یہ اس طرح بات کر رہا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی کنیکشن تو ہے اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کہ وہ پیسے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ کو ٹکٹ مل جائے گی، بالکل مل جائے گی۔ تو یہ تمام تر اس حوالے سے یہ جو ابھی جنرل فیض حمید کے خلاف جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس سے تو یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ جج چاہے وہ ریٹائر ہو گئے ہیں لیکن ان کے کنیکشن پی ٹی آئی کے ساتھ اتنے زیادہ ڈیپ یا اسٹرانگ تھے کہ ان کے کہنے کے اوپر کسی کو پارٹی ٹکٹ بھی دیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک بشرا بی بی کی آڈیو لیکس کے حوالے سے ہے یا باقی جو ججز کی آڈیو لیکس کے حوالے سے، چاہے وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی آڈیو لیک ہوئی پرویز الہی کے ساتھ جس میں بینچ کے حوالے سے ڈسکس کیا جا رہا ہے، تو یہ کیا کسی جج کو یہ زیب دیتا ہے یا پھر جو ججز کی فیملی کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس طرح کیسز کی فکسنگ کر رہے ہوں، پارٹی ٹکٹس دلوا رہے ہوں؟ تو یہ شخصی آزادی کی آڑ میں اگر یہ اس طرح کی قانون کی دھجیاں اڑائی جائیں گی تو پھر ظاہری بات ہے وہ ریاست بھی حرکت میں آئے گی، اور یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کے جو سرکاری ملازمین ہوتی ہیں اس کی سرویلنس کے حوالے سے کوئی قدغن نہیں ہوتی، کیونکہ جسٹس ثاقب نثار پینشن لیتے ہیں حکومت سے، عوام کے ٹیکس کے پیسے سے، تو ان کی سرویلنس کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ یہ جو لوگ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ اس طرح تو یہ کسی بھی پرائیویٹ شہری کا، یہ جسٹس ثاقب نثار پرائیویٹ شہری سے زیادہ وہ ایک بڑے عہدے پر قائم رہے ہیں اور ان کی سرویلنس کے حوالے سے یہ حکومت کے پاس بہرحال رائٹ ہوتے ہیں۔ اس پہ مزید جو اپڈیٹ اور انفارمیشن ہوئی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب بات کر لیتے ہیں عمران خان کو جو سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ایک ریلیف دیا گیا ہے۔ میں نے اس حوالے سے کل پورا تفصیل سے بات کی تھی جس میں پی ٹی آئی نے یہ پلی لی ہے خاص طور پہ کہ نیب نے یہ انکوائری کیونکہ بند کر دی تھی، اس لیے اب ٹرائل کورٹ میں یا جو احتساب کورٹ ہے اس میں مقدمہ نہیں چل سکتا۔ تو میرا صرف ایک کویسچن ہے کہ یہ جو سی آر پی سی ہے اس میں ایک شک ہے 403 جسے ڈبل جیپرڈی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یا کسی بھی شہری کو کسی ایک مقدمے میں ایک دفعہ سزا ہو چکی ہو یا اس کا ایکویٹل ہو چکا ہو تو پھر اس کا جو ہے وہ کھولنا یا اس کا دوبارہ سے وہ ٹرائل وہ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر یہ انکوائری سٹیج کے اوپر یا وہ سسپینڈ ہو گئی تھی اس ٹائم ہی تو اس کے اوپر یہ کہیں بھی کسی قانون میں کوئی قدغن نہیں ہے کہ اس کی دوبارہ انکوائری کو اوپن نہیں کیا جا سکتا یا اس کا ٹرائل دوبارہ نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کس بنیاد کے اوپر یہ عمران خان کو ریلیف دیا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک سپریم کورٹ کا یہ جو نیب ترمیمی ایکٹ کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں آتا تب تک کوئی فیصلہ نہ سنایا جائے۔ باقی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے یہ الاؤ کر دیا گیا ہے کہ یہ جو ٹرائل ہے اس کو مکمل کیا جائے۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ تنبیہ بھی کی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں عمران خان کے کہ تاخیری اگر حربے استعمال کیے گئے تو پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس حوالے سے اپنا کوئی پھر ایک فیصلہ دے گی۔ تو اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل درست ہے۔ یہ اب عمران خان کا خاص طور پہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے یہ بڑا سٹرانگ اور اس میں ان کو بڑی سزا ہو سکتی ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ یہ تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں اور یہ اس کی ریئلائزیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی ہے، اور اسی حوالے سے ہی اور اسی وجہ سے انہوں نے آج یہ اس طرح کے جو ریمارکس دیے کہ تاخیری حربے اگر استعمال کیے گئے تو پھر ان کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ عمران خان کے لیے ایک بڑا خطرے کی گھنٹی ہے، خاص طور پہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو باقی 9 مئی کا ہے اور اس میں جو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے حوالے سے وہ تو بہرحال میں اس پہ پہلے ہی ڈسکس کر چکا ہوں۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔